प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम तारीख़ में नया सबक शुरू करेंगे। गुप्त दौर का भारत। तो कुतुबों के मुताबिक गुप्त ख़ानदान का पहला बादशाह श्री गुप्त था। उसके बाद उसका बेटा घटोत्कच तख्त पर बैठा। इन दोनों बादशाहों ने कोई शाही अलकाब इख्तियार तो नहीं किए थे, लेकिन इनके बाद आने वाला राजा चंद्रगुप्त अव्वल, उसने महाराजा धीराज का लक़ब हासिल किया और गुप्त सल्तनत की बुनियाद डाली। मगध में अपनी हुकूमत कायम करने के बाद लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ उसने शादी की और अपनी मशरिकी सरहद को मजबूत बनाया। तो चंद्रगुप्त अव्वल ने उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के कई हिस्सों पर फतह हासिल करके गुप्त सल्तनत को तरक्की दी थी। चंद्रगुप्त अव्वल ने गुप्त सन की शुरुआत की। इस तरह गुप्त अहद का पहला अहम तरीन बादशाह चंद्रगुप्त अव्वल था। उसके बाद देखेंगे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त अव्वल का बेटा था। तो समुद्रगुप्त की तारीख़ का पता हमें इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति के कुतबे से चलता है। ये कुतबा उसके अफसर और उसके दरबारी शायर हरि सेन ने लिखा है, जो कि 330 जुमलों का बना हुआ है। समुद्रगुप्त की फतूहात और गुप्त हुकूमत की तोसी। तो समुद्रगुप्त एक कामयाब सिपह सालार था। उसने जो फतूहात हासिल की थी उन्हें आर्यावर्त या उत्तरापथ और दक्षिणापथ की फतूहात के तौर पर जाना जाता है। तो आर्यावर्त यानी उत्तरापथ की जंगें देखेंगे। तो समुद्रगुप्त की इन फतूहात के बारे में शायर हरि सेन का लिखा हुआ कुतबा प्रयाग प्रशस्ति में उसकी तफसीली मालूमात हासिल होती है। इस कुतबे के मुताबिक समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के यानी उत्तरापथ के यानी शुमाली भारत के 3 बादशाहों को हराया था। उसने अच्योत, नागसेन और कल्लौज बादशाहों से जंग की और उन पर फतह हासिल की। इसके अलावा अहिच, छत्र, ग्वालियर और कोटा के इलाक़ों में वाक़े बादशाहों को भी उसने झुकाया। इसके अलावा गंगा वादी और उसके इर्द गिर्द के इलाक़ों में वाक़े तमाम हुकूमतों को शिकस्त देकर उसने गुप्त सल्तनत को फैलाया था। उसके बाद हम देखेंगे जुनूब दक्षिण पथ की जंगें। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के 12 बादशाहों को हराया था, यानी जुनूब के 12 बादशाहों को हराया। इसका ज़िक्र भी इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति कुतबे में मिलता है। उसने पहले बादशाहों पर फतह हासिल की, उसके बाद उनको रिहा करके उनसे खराज अकीदत वसूल किया, यानी उनसे खिराज वसूल किया। यानी जंग में जितना भी ख़र्च हुआ वो तमाम ख़र्च उसने वसूल किया। उसके बाद बादशाहों को रिहा किया। उसके बाद हम देखेंगे समुद्रगुप्त की दिगर फतूहात। तो समुद्रगुप्त की दिगर फतूहात में बंगाल, कामरूप यानी कि आसाम, नेपाल, मालवा, युधे और आभिरू के साथ हुई जंग का शुमार होता है। इन बादशाहों को शिकस्त देकर इन तमाम से खिराज वसूल किया, यानी तमाम बादशाहों को हराकर उनसे जंग का खर्च भी वसूल किया। कई बादशाहों ने अपनी बेटियों की शादी समुद्रगुप्त से की। इसके अलावा कुषाण, शक नायक, मगरबी गैर मुल्की हुक्मरान, श्रीलंका के कई जज़ीरों की रियासतों के हुक्मरानों ने समुद्रगुप्त के इक़्तिदार को तस्लीम किया।
इस तरह बहुत ही तेज़ी से अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्ज़ा करके गुप्त सल्तनत की सरहदों को वसी किया और दूर दराज के हुक्मरानों ने भी इसके इख्तिदार को कबूल किया। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त दुवम, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। अब चंद्रगुप्त दुवम कौन था? तो समुद्रगुप्त का बेटा था। तो चंद्रगुप्त दुवम समुद्रगुप्त का बेटा था और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त दुवम तख्त पर बैठा। लेकिन कई अदबी मंबों और सिक्कों में एक और बादशाह का जिक्र है, रामगुप्त का। अब ये रामगुप्त कौन था? तो चंद्रगुप्त दुवम का बड़ा भाई था। तो विशाखा दत्त के ड्रामे देवी चंद्र में चंद्रगुप्त दुवम ने अपने भाई रामगुप्त का कत्ल किया था और तख्त पर बैठा था, ऐसा बताया गया है। लेकिन तारीखदानों के मुताबिक चंद्रगुप्त दुवम के बड़े भाई रामगुप्त ने इक़्तिदार संभाला, मगर शक बादशाह से शिकस्त खाई थी, यानी शक बादशाहों ने उसको हरा दिया था। तब रामगुप्त ने अपनी रियासत की हिफाजत के लिए अपनी बीवी ध्रुवस्वामिनी को शकों के हवाले कर दिया, यानी शक बादशाह के हवाले कर दिया। ये बात गुप्त रियासत के लिए बेहद शर्मिंदा कुन थी। गुप्तों का अज़मत और वक़ार, यानी गुप्तों की इज़्ज़त इस वाक़ये से दागदार हुई थी। इन हालात में चंद्रगुप्त दुवम ने ध्रुवस्वामिनी की हिफाजत के लिए शक बादशाह से लड़ने का फ़ैसला किया। उसने ध्रुवस्वामिनी के लिबास में शक छावनी में जाकर, यानी शक बादशाह के इलाके में जाकर शक राजा को कत्ल कर दिया और फतेह हासिल की। फतेह हासिल करने के बाद उसने अपने भाई रामगुप्त को कत्ल किया और अपनी भाभी ध्रुवस्वामिनी से शादी कर ली। इस तरह गुप्त रियासत की इज़्ज़त दोबारा हासिल करके वो तख्त पर बैठा। गुप्त हुकूमत को या सल्तनत को मुसीबत से निकालकर चंद्रगुप्त दुवम ने एक वसी हुकूमत कायम की। उसने नाग ख़ानदानों से अज़दवाजी ताल्लुक़ात, यानी कि शादी के ताल्लुक़ात कायम किए। उसने शहज़ादी कुबेर नागा से शादी की। कुबेर नागा की बेटी प्रभावती की शादी वाकाटक राजा रुद्रसेन दुवम से की गई थी। इसके अलावा उसने गुजरात के शक राजा रुद्रसेन सुवम को हराकर शक रियासत को भी गुप्त सल्तनत में शामिल किया। मगरबी भारत में शक कशतरफ रियासतों को ख़त्म करके चंद्रगुप्त दुवम ने शिगारी का लक़ब हासिल किया। इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र और मालवा के भी कई सारे इलाकों को उसने गुप्त सल्तनत में शामिल किया। इस फतेह की याद में उसने सिंह विक्रम का लक़ब हासिल किया। तो चंद्रगुप्त अव्वल ने बंगाल पर भी फतेह हासिल की, इसका भी जिक्र मिलता है। इस तरह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त दुवम ये गुप्त सल्तनत का सबसे अजीम और फातेह बादशाह था। उसने अपनी सल्तनत की सरहदों को मगरिब के सौराष्ट्र से लेकर शुमाल, मगरबी हिंद और मशरिकी हिंद में बंगाल तक फैलाया था। चंद्रगुप्त दुवम के दौर में चीनी सयाह फाहियान भारत की मुलाकात के लिए आया था और उसने चंद्रगुप्त दुवम के निज़ाम हुकूमत के बारे में मालूमात लिखी है। साथ ही चंद्रगुप्त दुवम अदब और फ़नून का भी शौकीन था। कालिदास उसका दरबारी शायर था। उसके बाद हम देखेंगे कुमारगुप्त अव्वल के बारे में। तो चंद्रगुप्त दुवम के बाद उसका बेटा कुमारगुप्त अव्वल तख्त पर बैठा। फैलासा के कुतबे के ज़रिए उसकी मालूमात हासिल होती है। इस कुतबे में 4 समंदर पार तक उसकी शोहरत फैली थी, ऐसा बताया गया है। मंदोसर से भी उसका एक
कुतबा हासिल होता है या चट्टानी तहरीर हासिल हुई है, जिसमें उसे पूरी सरजमीन पर हुकूमत करने वाला बादशाह कहा गया है। दामोदरपुर के ताम्रपत्र में उसे महाराजा धीराज का लक़ब दिया गया। भारत के वस्ती और मगरबी इलाकों से बड़ी तादाद में उसके कुतबे और सिक्के बरामद हुए हैं। इसके अलावा मगध, बंगाल, गुजरात उसकी हुकूमत के अहम मराकिज़ थे। चंद्रगुप्त दुआम के विरसे में हासिल शुदा सल्तनत को उसने संभाल कर रखा था, लेकिन उसकी हुकूमत के आखिरी दौर में कई सारे गैर मुल्की हमले होने लगे। ख़ास तौर पर हुनों के हमले हुए और हुन के हमलों का उसके बेटे ने मुँह तोड़ जवाब दिया और कामयाब भी हुआ था। उसके बाद देखेंगे स्कंदगुप्त। तो कुमारगुप्त का बेटा स्कंदगुप्त था और स्कंदगुप्त ये गुप्त हुकूमत का आखिरी ताकतवर राजा था। उसके वक्त में हुनों के हमले हुए। स्कंदगुप्त ने हुनों को शिकस्त दी, उनको हराया। उसने अपने वालिद से हासिल होने वाली हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ किया। इसके अलावा जूनागढ़ में से जो कुतबा हासिल हुआ है, उससे ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त एक अवामी राजा था, अवामी हुक्मरान था। उसके बाद देखेंगे स्कंदगुप्त के बाद के राजा। तो स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्त सल्तनत थी वो कई हिस्सों में तकसीम हो गई थी। स्कंदगुप्त के बादशाहों में कई सारे बादशाह का ज़िक्र मिलता है, जैसे कि बुद्धगुप्त, वेनगुप्त, भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त और विष्णुगुप्त वगैरह। स्कंदगुप्त के बाद के जो राजा थे वो ज़्यादा ताकतवर नहीं थे और ज़्यादा ताकतवर ना होने की वजह से ईस्वी सन 550 तक भारत में गुप्त सल्तनत का ज़वाल हो गया। अब इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।